एक साधारण सा मटन सूप जिसने एक अपराध की गुत्थी सुलझा दी। एक अपराधी जिसने अपनी चालाकियों से ऐसी योजना बनाई जो कि फिल्मी कहानियों से प्रेरित थी। आज इस केस के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस केस की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने करियर में पहली बार ऐसा केस देखा था। क्योंकि इस घटना को दक्षिण भारत की येवाडू फिल्म देखकर अंजाम दिया गया था। इस घटना के मास्टरमाइंड का प्लान जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में एक रेड्डी परिवार रहा करता था, जिसमें सुधाकर रेड्डी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन था। और सन 2014 में उसकी शादी स्वाति रेड्डी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि पेशे से एक नर्स है। आगे चलकर इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो कि बहुत खुशहाल परिवार बनते हैं। लेकिन एक दिन अचानक स्वाति रेड्डी को बैक पेन होने लगता है और उसे इसके लिए एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी। अब सुधाकर रेड्डी अपनी पत्नी के बेहतर इलाज के लिए अपनी पत्नी को वहाँ के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश के पास ले जाने लगे। और समय बीतते हुए 27 नवंबर सन 2017 का दिन आया, जो कि सुधाकर रेड्डी के लिए बहुत ही दुखद दिन बन गया। क्योंकि जब वो अपनी पत्नी को कहीं लेकर जा रहे थे तो उन पर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया और काफ़ी मारपीट करने के बाद उनके चेहरे पर तेजाब भी फेंक दिया, जिसके कारण उनका चेहरा 30% से भी ज़्यादा जल गया और उनके शरीर पर भी तेजाब के कारण काफ़ी घाव आए। उनकी पत्नी जैसे तैसे सुधाकर रेड्डी को पास ही के अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही स्वाति रेड्डी ने सबसे पहले अपने घर वाले यानी ससुराल वालों को कॉल लगा के सारा माजरा बताया कि कैसे कुछ अनजान लोगों ने उनके पति पर हमला कर दिया और काफ़ी मारपीट करने के बाद उनके चेहरे पर तेजाब भी फेंक दिया, और मैं जैसे तैसे करके इन्हें पास ही के अपोलो हॉस्पिटल लेके आ चुकी हूँ। अब आप लोग भी जल्दी आ जाओ। इस खबर को सुन के उसके परिवार के लोग दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं उसका चेहरा देख के डॉक्टर ने सुधाकर रेड्डी के परिवार को बताया कि चेहरा गंभीर रूप से जल चुका है, अब हमें इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। इसके लिए स्वाति रेड्डी ने अभी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में उसके चेहरा साफ किया जाता है और चेहरा साफ करने के बाद उसके चेहरे पर पट्टियाँ लगाई जाती हैं। हालांकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी, जिस कारण अब वो बोल भी नहीं पा रहा था और सुधाकर रेड्डी का परिवार और उसकी माँ बहुत परेशान थे। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला हो कौन सकता है, क्योंकि जितना परिवार वालों को पता है सुधाकर रेड्डी का कोई दुश्मन नहीं है जो कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। पर सुधाकर रेड्डी के परिवार वाले कर भी क्या सकते हैं। उनके मन में सवाल तो कहीं थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। अब इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद है सुधाकर रेड्डी। इसकी हालत बहुत गंभीर थी, जो कि बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अगली सुबह सुधाकर रेड्डी का भाई सुरेंद्र उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। जब सुरेंद्र रेड्डी ने हॉस्पिटल में एडमिट अपने भाई से बातचीत करने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका जो भाई है उसके हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड कुछ भी उसके भाई से मेल नहीं खा रहे थे। और अगर खोलकर कहूँ तो सुरेंद्र रेड्डी को उस आदमी पर थोड़ा शक होने लगा, लेकिन इस बात की असलियत का अंदाज़ा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल था। तो सुरेंद्र रेड्डी ने सोचा कि शायद उसके भाई के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, इस कारण शायद उसका स्वभाव थोड़ा बहुत बदल गया हो। इन सब विचारों के चलते सुरेंद्र रेड्डी ने ये बात किसी से नहीं कही। और इधर उसके भाई का इलाज चल रहा था, जो कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, तो खाना तो कैसे ही खाता, इसलिए उसको लिक्विड डाइट दी जा रही थी। एक दिन सुधाकर रेड्डी की माँ उसके लिए बड़े प्यार से मटन सूप बना के लाई, जो कि सुधाकर रेड्डी का सबसे फेवरेट था। और जब नर्स ने उस सूप को परोसा तो सुधाकर ने उस सूप को पीना तो दूर छूना भी नहीं चाहा। और उसने नर्स को बताया कि वो शुद्ध शाकाहारी है, तो वह सूप को कैसे पी सकता है। और जब परिवार में पता चला कि सुधाकर ने अपने माँ के हाथ का बना हुआ मटन सूप पीने से मना कर दिया तो सभी दंग रह गए, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुधाकर ने अपने माँ के हाथ का बना हुआ मटन सूप, जो कि उसका सबसे पसंदीदा है, उसे पीने से मना कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुधाकर रेड्डी के भाई सुरेंद्र रेड्डी को उस पर पहले ही शक होने लगा था कि यह जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है यह उसका असली भाई नहीं हो सकता। उसके भाई के रूप में कोई बहरूपिया है। और सूप ना पीने की घटना से उसका शक सही साबित हुआ और वह फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि हॉस्पिटल में जो एडमिट है उसे शक है कि वह उसका भाई नहीं है, कोई बहरूपिया है जो कि उसके भाई की जगह पर है। क्योंकि सुरेंद्र रेड्डी को उस इंसान का व्यवहार अपने भाई के जैसा नहीं लग रहा है। और आप तो जानते हैं कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है जिसे दूसरा इंसान नहीं अपना सकता। तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन मेरा शक यकीन में तब पक्का हुआ जब उस बहरूपिये ने वो माँ के हाथ का बना हुआ मटन सूप पीने से मना कर दिया, जो कि मेरे भाई को सबसे ज़्यादा पसंदीदा था। इसी बीच सुरेंद्र रेड्डी का शक और बढ़ा, क्योंकि जब उसने देखा कि उसके भाई सुधाकर रेड्डी भी इतना बड़ा हमला हुआ और उसकी पत्नी ने अभी तक
थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि उसके भाई पर इतना बड़ा हमला हुआ और उसकी पत्नी ने अभी तक शिकायत नहीं कराई है। पुलिस को भी ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने अभी आज से पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था, क्योंकि इस वारदात में अपराधी ने छिपने का नया तरीका अपनाया था और पुलिस ने एक विशेषज्ञ की मदद ली। पुलिस ने सुधाकर रेड्डी से सवाल जवाब करना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये कोई बहरूपिया होगा तो ये हर सवाल जवाब के लिए पहले से तैयार होगा, क्योंकि बहरूपिये अपने रोल को अच्छी तरीके से जानते हैं। और पुलिस को उसकी पत्नी से भी पूछताछ करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर उसकी पत्नी इस साजिश में शामिल होगी तो वह सच नहीं बताएगी। इसलिए पुलिस को सच्चाई जानने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाना पड़ा। बहुत सोच विचार के बाद पुलिस को 2 उपाय मिले। पहला, डीएनए टेस्ट कराया जाए और दूसरा, फिंगरप्रिंट मैच कराया जाए। डीएनए टेस्ट में थोड़ा वक्त लग सकता था, लेकिन फिंगरप्रिंट के नतीजे तुरंत आ जाते हैं। आखिरकार चुपके से उस बहरूपी के फिंगरप्रिंट ले लिए गए और सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से मिलान किया गया। लेकिन मैच करते समय एक गलती सामने आ रही थी, वह फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इससे यह चीज़ कंफर्म हो गई कि हॉस्पिटल में जो इंसान भर्ती है वह सुरेंद्र रेड्डी का भाई सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। अब इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये कौन बहरूपिया है और सुधाकर रेड्डी की जगह क्यों लेना चाहता है, और असली सुधाकर रेड्डी कहाँ है। अब इन सब सवालों के जवाब सिर्फ उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी ही दे सकती थी, जिस पर पुलिस को पहले से ही शक था, क्योंकि उसकी पत्नी ने ना तो कोई शिकायत दर्ज कराई थी और ना तो उसके चेहरे पे कोई चिंता की लकीर थी। उल्टा वो तो उस धोखेबाज का बहुत ख्याल रख रही थी। तो पुलिस वालों ने शक के आधार पर उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करना चालू किया। और थोड़ी पूछताछ करने के बाद ही स्वाति रेड्डी टूट गई, क्योंकि पेशे से वह कोई अपराधी नहीं थी। फिर उसने जो कहानी बताई वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल इस घटना को अंजाम 2014 में आई फिल्म ये वाडू देख कर दिया गया था। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको आगे की कहानी समझाने के लिए ये बता दूं कि इस मूवी का एक सीन है जिसमें फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन अपनी प्रेमिका के साथ बस में फंस जाते हैं और उनकी विलन से लड़ाई होती है। विलन उस बस में आग लगा देते हैं, जिससे अल्लू अर्जुन और उनकी प्रेमिका जलने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके अल्लू अर्जुन को बचा लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो उनका चेहरा काफी जल चुका था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी उनका नाम था डॉक्टर शैलजा, जिसका बेटा मर चुका था। तो उन्होंने अपने बेटे का चेहरा अल्लू अर्जुन के चेहरे पे ट्रांसप्लांट कर दिया था। अब शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। स्वाति रेड्डी को जब बैक पेन शुरू हुआ तब उसे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी। तब उसकी मुलाकात डॉक्टर राजेश नाम के फिजियोथेरेपिस्ट से हुई, जो कि एक उम्दा फिजियोथेरेपिस्ट था। स्वाति उसके पास इलाज के लिए रेगुलर जाने लगी, जिससे धीरे धीरे करके इनके बीच में प्रेम संबंध बन गया और जीने मरने की कस्में खाने लगे। पर समस्या तो यह थी कि जब तक स्वाति रेड्डी डॉक्टर राजेश के पास इलाज के लिए जा रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें चिंता थी कि भविष्य में कैसे साथ रहेंगे। इसी चिंता में स्वाति ने अपने पति सुधाकर को तलाक देने की सोची, लेकिन फिर उसने यह प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि तलाक देने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, जिस कारण उसको अपने पति की जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी बीच स्वाति ने ये वाडू मूवी देखी और चेहरा ट्रांसप्लांट का सीन बार बार देखा। फिर स्वाति और राजेश ने मिलकर ये योजना बनाई कि पहले सुधाकर को जान से मार डालेंगे, उसके बाद राजेश सुधाकर रेड्डी का चेहरा ले लेगा। इस योजना के अनुसार स्वाति और राजेश का असली मकसद यह था कि सुधाकर दुनिया की नजरों में जिंदा भी बना रहेगा और स्वाति अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उन्होंने 26 नवंबर सन 2017 को इस घटना को अंजाम देने का दिन चुना। उस दिन संडे था और सुधाकर रेड्डी संडे को घर पे ही होते थे। फिर स्वाति रेड्डी ने बड़ी ही सावधानी से सुधाकर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने के बाद जब सुधाकर रेड्डी बेहोश हो गया तो उसने डॉक्टर राजेश को फोन करके घर पे ही बुलाया और इन्होंने बेहोशी की हालत में सुधाकर रेड्डी के सिर में रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सुधाकर रेड्डी को बोरे में डालकर महबूब नगर के जंगलों में जला आए। इस योजना के तहत 27 नवंबर सन 2017 को राजेश को अपने प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी, क्योंकि उसने तय किया था कि वो अपने चेहरे पर खुद ही तेजाब डालेगा। फिर शुरुआत में राजेश डर गया, क्योंकि उसको अपने चेहरे पर तेजाब डालना था, जिसका ख्याल ही बहुत डरावना था। फिर स्वाति रेड्डी ने राजेश को ये बात समझाई कि वह पेशे से एक नर्स है और उसे पता है कि कैसे क्या करना है, वह संभाल लेगी। और इसके बाद राजेश के चेहरे पर तेजाब डाला गया और उसके चेहरे का 30% हिस्सा जला दिया गया। लेकिन इससे एक बात तो माननी होगी, राजेश ने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला लिया होगा, क्योंकि उसे पूरे होशो हवास में अपने चेहरे पर ही तेजाब डालना था। इसके बाद स्वाति रेड्डी डॉक्टर राजेश को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है और अपना पति बताकर घर वालों को पूरी घटना बताती है। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है।
इसके बाद स्वाति रेड्डी जेल चली जाती है और राजेश का पहले तो ट्रीटमेंट कराया जाता है और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको भी हवालात की हवा खाने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। आपको क्या लगता है, अगर राजेश वह मटन सूप पी लेता तो क्या उसका वह राज खुलता? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।